ऑनलाइन स्टडी में एक बार कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है अपठित पद्यांश। पिछले 2 वर्षों से सीबीएसई ने अपठित पद्यांश पाठ्य अपने सिलेबस से हटा रखे थे। जो कल नया मॉडल पेपर आया है अर्थात प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आया है, उसमें सीबीएसई ने कहा है कि जो हम पहले अपठित गद्यांश पूछते थे 10 नंबर का, कितने अंक का था? 10 अंक का था। वो गद्यांश अब हम 5 नंबर का कर चुके हैं और 5 नंबर का उसके आगे एक प्रश्न और बढ़ा चुके हैं 5 नंबर का पद्यांश जोड़कर। तो अब सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रश्न बढ़ गया है। न केवल एक्स्ट्रा प्रश्न बढ़ गया है बल्कि हमें 15 से 20 मिनट उन 3 घंटों में से निकालने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि पहले यह प्रश्न अस्तित्व में नहीं था, अब यह प्रश्न आ गया है। तो सबसे पहले हमें कविता को पढ़ना, न केवल पढ़ना बल्कि उसके केंद्रीय भाव को समझना, काव्यांश को समझना। वो कविता प्रतीकात्मक है, वो कविता प्रतीक अर्थ वाली नहीं है। कवि क्या कहना चाहता है, वो उस कविता के माध्यम से कौन सा रहस्यवाद प्रकट हुआ है, इन तमाम बातों पर सबसे पहले हम चर्चा करें, सोचे समझे अधिगम करें। उसके बाद हमारा अगला काम बढ़ा है। पहले जो अपठित गद्यांश या पद्यांश आते थे वो सब्जेक्टिव आते थे। अब जो सीबीएसई ने मॉडल पेपर कल डाला है, कल का मतलब यह है कि तारीख मैं आपको बताऊं, अर्थात 9 अक्टूबर को सीबीएसई ने अपना मॉडल पेपर अपनी साइट पर डाला है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अपठित गद्यांश 5 नंबर का, पद्यांश 5 नंबर का, दोनों ही सब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज। मतलब एक प्रश्न लिखा होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, अ ब स द। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इन 4 में से कौन सा विकल्प सही है। अब सबसे बड़ी माथापच्ची यहां पर यह है कि पहले हम जब प्रश्न का उत्तर लिख कर आते थे तो गलत भी लिख देते थे, आधा गलत लिख देते थे, आधा सही लिखते थे। मगर 2 नंबर का प्रश्न होता था तो एग्जामिनर 1 देता था, 1.5 देता था, आधा देता था, मगर वो कुछ न कुछ देता जरूर था। अब सबसे बड़ी विकट स्थिति हमारे सामने यह है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में 6 ऑप्शन सही है और हमने द कर दिया तो 1 का 1 गया। अब पहले आधा आता था, 1.5 आता था 2 में से, अब 1 का 1 गया। इसलिए अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश को कैसे समझें, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। अपठित पद्यांश को हल करते समय सर्वप्रथम काव्यांश को पढ़कर केंद्रीय भाव तक पहुंचने के साथ साथ मन में काव्यांश की पूर्ण व्याख्या करनी चाहिए। देखो, 2 चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है कि सबसे पहले आप उस काव्यांश का मतलब यही होता है पद्यांश, काव्यांश का मतलब क्या होता है? पद्यांश। सबसे पहले उस पद्यांश के केंद्रीय भाव तक आप पहुंचो, अर्थात आप कवि के साथ जुड़ो, कवि क्या कहना चाहता है, बात के मर्म को समझो, आप कविता के मर्म को समझो, आप कविता के सेंट्रल तक जाओ, केंद्रीय भाव तक जाओ। और अगर आपका मनोमस्तिष्क, मन और मस्तिष्क ये कहे कि कहीं ना कहीं मैं कविता में कवि जो कुछ कहना चाहता है उस बात को मैं समझ चुका हूं, तो क्या करना है? इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि मन में काव्यांश की पूर्ण व्याख्या करनी चाहिए। अर्थात जो कविता आपने पढ़ी है उस कविता को आप अपने ही हिसाब से उसको एक्सप्लेन करें, अपने हिसाब से समझने का प्रयास करें, उसके केंद्रीय भाव तक को आप अपने हृदयंगम में ले आएं, अर्थात अपने हृदय तक लाएं, जिसके लिए अपेक्षित ज्ञान और पर्याप्त शब्दकोश का होना जरूरी है। किसी भी कविता को पढ़ने के लिए आपके पास अपेक्षित ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान की अपेक्षा है एग्जामिनर को, एग्जामिनर जो कविता आपके समक्ष रख रहा है वो क्या सोचकर रख रहा है कि मैं जिसके सामने एक कविता लिख रहा हूं वो 10वीं क्लास में बैठा परीक्षार्थी है और वो आज तक 9 क्लास पास कराया है, उसके पास पूर्व ज्ञान नाम की चीज है, अर्थात उसके पास समझने की सामर्थ्य है। दूसरी बात, वो क्या सोचकर कि उस विद्यार्थी के पास पर्याप्त शब्दकोश है, अर्थात उसके पास वोकेबलरी उसकी स्ट्रांग है।
और वही परीक्षार्थी अपठित काव्यांश को अच्छी तरीके से समझ सकता है या अपठित गद्यांश को अच्छी तरीके से समझ सकता है, जिसकी हिंदी की वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। यहां साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास पर्याप्त शब्दकोश है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है, तो आप कर सकते हैं। काव्यांश के कठिन शब्दों की अर्थ प्राप्ति ही व्याख्या की सफलता निश्चित करती है। यह बात मैं आपको गद्यांश में ही बता कर गया था कि फॉर एग्जाम्पल आप अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं और आपको गद्यांश में 6 या 7 वर्ड ऐसे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, कि 6 या 7 वर्ड ऐसे हैं जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे उन शब्दों के अर्थ नहीं पता है। तो मदद कौन करेगा? पूरी लाइन अर्थात पूरा सेंटेंस, उस गद्यांश का पूरा सेंटेंस मदद करेगा कि इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। यहाँ क्या लिखा है कि काव्यांश में कठिन शब्दों की अर्थ प्राप्ति ही, अर्थात जो वर्ड हार्ड हैं, हार्ड वर्डों को आप एक जगह कलेक्ट करें, उनका अर्थ निकालने का प्रयास करें, उनकी व्याख्या करें, यह आपकी सफलता निश्चित करती है। उसके बाद लिखा है और व्याख्या की सफलता दिए गए प्रश्नों के उत्तर की शुद्धता निश्चित करती है। प्रतियोगी परीक्षा के इस स्तर पर काव्य शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। अर्थात आप 10th क्लास में हैं, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को नहीं दे रहे हैं, आपको कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर रहे हैं। ये कंपटीशन एग्जाम जो फाइट करेंगे उनके लिए है, मगर कहीं न कहीं 10 से 15% ये बात आपके लिए भी है। अर्थात आप अगर हिंदी की कविता पढ़ रहे हैं तो हिंदी की कविता से संबंधित आपको थोड़ा बहुत छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, रीति, रस, इनका 10 से 15% आपको ज्ञान होना जरूरी है कि छंद क्या होता है, दोहा छंद, छोटा छंद, चौपाई छंद, हरि की टीका छंद, अलंकार कौन सा उपमा है, प्रतीक है, अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार है कि विरोधाभास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानविकरण अलंकार है, काव्य गुण का मतलब होता है इसमें प्रसाद गुण है, ओज गुण है या माधुर्य गुण है ना, और इसमें काव्य दोष कैसा है, अलावा इसकी रीति जो 3 है, वैदर्भी, गौड़ी है ना, वो और रस जो आपके सिलेबस में है, इनका थोड़ा बहुत आपको पता होना जरूरी है। आपसे काव्य शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। अर्थात आपको ये जो जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं ये काव्य शास्त्र के टॉपिक हैं, इन टॉपिक पर आपकी पकड़ होनी थोड़ी बहुत जरूरी है। अतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपठित पद्यांश से शब्द शक्ति, अर्थात आपको शब्द शक्ति का नॉलेज होना जरूरी है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य गुण अर्थात माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ये काव्य रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। रीति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इनका थोड़ा बहुत नॉलेज। काव्य दोष, जैसे इसमें अक्रमत्व दोष है या इसमें दुष्कर्मत्व दोष है या इसमें जैसे मान लो श्रुति कटुत्व दोष है, कौन सा दोष है उसकी चर्चा अलंकार में बताया कि गए हो। अभी छंद बताए हैं, रस बताया है, प्रतीक बताए है। जैसे प्रतीक का अर्थ यहां पर मान लो कविता में दे रखा है कि मालिन आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए, कालई हमारी बार। ये मान लो कविता की लाइन है। अब वो नीचे लिखेगा उपयुक्त पंक्ति में मालिन का अर्थ है, उपयुक्त पंक्ति में मालिन का अर्थ है। मालिन का क्या अर्थ है? अब यहां पर आप सोच नहीं सकते, वो अर्थ है। अर्थात इसका कैसा अर्थ है? इसका अर्थ है प्रतीक अर्थ। यहां मालिन आवत देखकर अर्थात ईश्वर को आते देखकर, कलियन करे पुकार। कलियन का मतलब युवा लोग, युवा लोगों ने आपस में चर्चा की। क्या? फूले फूले चुन लिए। फूले फूले का मतलब है वृद्ध लोग, बूढ़े लोग।
काल ही हमारी बार और कल हमारी बारी है। अर्थात ईश्वर बूढ़े लोगों की आत्मा को धरा से ले जाने के लिए जब आता है, उसको आते देखकर युवा लोगों ने आपस में चर्चा की। क्या की कि फूले फूले चुन लिए, मतलब जितने जितने बूढ़े लोग थे सबके सबे मर गए। काल ही हमारी बार, अब हो सकता है 15-10 साल बाद में, 5-4 साल बाद में हमारी भी बारी आए। अब यहां पर पूछेगा कि मालिन का अर्थ क्या है? मालिन का अर्थ है यहां पर ईश्वर। वो पूछेगा कलियन का अर्थ क्या है? कलियन का अर्थ है युवा। वो कहेगा कि फूले फूले सभी वर्द लोग। वो कहेगा कि काली हमारी बार का क्या अर्थ है? अर्थात उम्र का पड़ाव पार करना। अब इनके ये क्या है? ये प्रतीक अर्थ है। प्रतीक अर्थ का मतलब होता है कि वो अर्थ नहीं जो शब्दकोश में दे रखा है, जो डिक्शनरी में दे रखा है। डिक्शनरी वाला अर्थ नहीं होगा, दूसरा अर्थ होगा, उसको बोलते हैं प्रतीक अर्थ। उसके बाद बिंब, आपको बिंब का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। बिंब का अर्थ हिंदी में है चित्र, इमेज। जैसे जैसे आप कविता पढ़ें वैसे वैसे आपके दिमाग में इमेज बने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कविता पढ़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता पढ़ी। उत्साह कविता में आपने क्या पढ़ा कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, बादल गरजो। क्या कहा है कवि ने? बादल गरजो। अब कवि जब ऐसा कह रहा है कि बादल गरजो, तो यहां पर गरजने से आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि जब बादल गरजते हैं तो किस प्रकार की आवाज आती है। यह आवाज आपके लिए क्या कहलाएगी? बिंब कहलाएगी। अर्थात कोई न कोई इमेज आपके दिमाग में कविता पढ़ने के दौरान बने तो वो बिंब कहलाता है। आदि से संबंधित प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। एक अन्य बात निर्देशन योग्य है। एक दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि अपठित गद्यांश या पद्यांश में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर कभी भी स्वयं के सिद्धांत के अनुसार अथवा नैतिक पहलुओं के आधार पर हल नहीं करे। बहुत बढ़िया काम की बात है यहां पर। इसको आपको हमेशा याद रखना है। जब जब आप पेपर दें, चाहे वो पेपर आप 10th क्लास का दे, चाहे 12th क्लास का दे, चाहे आप ग्राम सेवक का दे, पटवारी का दे, RAS का दे, इसलिए कभी भी आप स्वयं के सिद्धांत, खुद के प्रिंसिपल के अनुसार कार्य नहीं करें और न ही आप नैतिकता के आधार पर कार्य करें। अर्थात नैतिकता का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल वहां पर कवि ये कह रहा है कि जो लोग चोरी करते हैं वो आजकल बहुत बड़े धनवान हैं और उनको लोग इज्जत की दृष्टि से देखते हैं और ऐसा ही चल रहा है तो मैं भी चोरी करना शुरू कर दूंगा और चोरी करना अच्छा है, चोरी करना धर्म है। अब अगले ने प्रश्न पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कि काव्यांश के अनुसार चोरी करना, काव्यांश के अनुसार चोरी करना ऑप्शन नंबर ए धर्म है, ऑप्शन ब अधर्म है, ऑप्शन सी बुरा कार्य है और ऑप्शन ड उपयुक्त में से कोई नहीं। उस काव्यांश में यह बताया गया है कि जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनको आज समाज है वो सम्मान की नजरों से देख रहा है। ऐसे में मैं भी सोच रहा हूं कि चोरी करना कहीं ना कहीं धर्म है और संपूर्ण समाज ये मानता है कि चोरी करना कभी धर्म नहीं होता और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना, और आपने आज तक चोरी नहीं की और आप चोरी के खिलाफ हैं और आप इस प्रश्न का उत्तर ये दे दें कि चोरी करना अधर्म है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि ऊपर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? ऊपर प्रश्न यह लिखा हुआ है कि काव्यांश के अनुसार या पद्यांश के अनुसार या कवि के अनुसार चोरी करना क्या है। तो कवि वहां क्या कह रहा है? कवि वहां कह रहा है कि चोरी करना धर्म है, इसलिए उत्तर क्या होगा? ए। अब आओ इस लाइन पर कि पद्यांश में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर कभी भी स्वयं के सिद्धांत के अनुसार न करें। अर्थात मेरा मानना यह है, नहीं, आपका मानना नहीं चलेगा। कवि का क्या मानना है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कवि कहना क्या चाहता है, इस पर आओ। दूसरी चीज क्या है? अथवा नैतिक पहलुओं के आधार पर। नैतिक का मतलब मोरल वैल्यूज। अब ये मोरल वैल्यूज का प्रश्न है। कैसे कि चोरी करना क्या है? हमेशा अधर्म होता है, शास्त्र ये बताते हैं।
रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान यही बताते हैं कि चोरी करना क्या है, अधर्म। लेकिन अगर आप इसका उत्तर सही कर दोगे तो आप नंबर कटवा बैठोगे, क्योंकि यहां आपको मोरल वैल्यूज के आधार पर उत्तर नहीं देना है, कविता के केंद्रीय भाव के आधार पर उत्तर देना है। अवतरण की विषय वस्तु के आधार पर ही उत्तर निर्धारित किया जाता है। साफ साफ लिखा है, अवतरण का मतलब गद्यांश। यहां जो ये अनुस्वार लगा वो गलत लगा है, अनुस्वार नहीं आएगा यहां पर। अवतरण का मतलब होता है गद्यांश में उसकी जो विषय वस्तु है, गद्यांश की जो सामग्री है, उस सामग्री के आधार पर ही आप उत्तर निर्धारित करें कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो इस वीडियो में हमने अब तक जो चर्चा की है वो इसकी की है कि हमें अपठित गद्यांश किस प्रकार से या अपठित पद्यांश किस प्रकार से हल करने हैं और साथ ही साथ किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न स्टार्ट होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काम हम कल करेंगे और आज आपको कम से कम एक गद्यांश पढ़ना है किसी भी गाइड से और उसके प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए आपको डाउट कॉलम में डालना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।